नेक्स्ट यूनिट फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5 केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। अब रासायनिक बलगति की क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाली रासायनिक जो अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? रासायनिक बलगति कहलाती है। रासायनिक बलगति की सहायता से हम अभिक्रिया के क्रिया कारक व उत्पाद, क्रिया कारक एरो से पहले क्रिया कारक व उत्पाद दोनों की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक है इसमें अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, जैसे मैं एक तरफ लिख रही हूँ क्रियाकारक और एक तरफ लिख दिया उत्पाद। अब ये फिक्स है, जब अभिक्रिया हो रही है तो क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है, ठीक है। क्रियाकारक प्रारंभिक स्थिति में जब क्रियाकारक उत्पाद में नहीं बदला तो सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी? क्रियाकारक की। लेकिन अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया हो इसीलिए रही है ना कि उत्पाद बने, तो अभिक्रिया होने के दौरान उत्पाद किसकी सांद्रता ज़्यादा होगी? उत्पाद की। तो दोनों की सांद्रता, पहले इसकी सांद्रता कम थी अब ज़्यादा, अब इसकी पहले इसकी सांद्रता जाती है अब कम, तो दोनों की सांद्रता में समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन। समय मतलब अभिक्रिया के दौरान होने वाला समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसी को बोलते हैं अभिक्रिया या फिर अभिक्रिया की गति। अब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की गति अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। क्या होती है? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। कौन सा नियम? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रिया की गति होती है ना, वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया प्रारंभ में स्टार्ट हुई, प्रारंभ में शुरू हुई, क्रियाकारक ज़्यादा हैं, अभिक्रिया तीव्रता से स्टार्ट होगी क्योंकि उसे उत्पाद बनाना है, तो क्रियाकारक से वो उत्पाद बनाएगी तो अभिक्रिया स्टार्टिंग में तेजी से चलेगी जिस समय क्रियाकारक ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि क्रियाकारकों की संख्या कम हो गई बहुत ज़्यादा, उत्पाद की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो अभिक्रिया करने का मकसद तो उत्पाद को ही बनाना था, और जब उत्पाद ही बन गया, क्रियाकारक कम हो गए, तो अभिक्रिया वेग कैसा हो गया? कम। तो क्रियाकारक की सांद्रता कम होने के साथ साथ अभिक्रिया वेग भी क्या हो जाता है? कम। ठीक है, ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार है। अर्थात समय के साथ साथ कम होता जाता है अभिक्रिया वेग। तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की गति बराबर, लिखा हुआ है प्लस माइनस क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? देखो, अपॉन परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया की गति प्लस माइनस का मतलब क्या है? माइनस तो क्रियाकारक के लिए, अभिक्रिया होगी, माइनस किसके लिए? क्रियाकारक, क्योंकि उसकी सांद्रता कम होगी, उत्पाद की सांद्रता, प्लस किसके लिए? उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, इसलिए प्लस माइनस आगे लगा दिया, बट परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो हम अगर ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? अभिक्रिया प्रारंभ में तो ऊपर जाकर उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाएगी, प्रारंभ में अभिकारक है तो ये तो उत्पाद के लिए होगा और ये अभिकारक कि प्रारंभ में ज़्यादा फिर कम, प्रारंभ में कम, उत्पाद बाद में ज़्यादा, यहाँ लिख रही हूँ मैं सांद्रता, तो यही ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सिर्फ उत्पाद के लिए ग्राफ बनाएं तो क्या हो जाएगा? ये था, तो हम ये लिख सकते हैं डॉट T1 समय पर ये तो C1 सांद्रता, T2 समय पर C2 सांद्रता। तो देखो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है सांद्रता भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर अभिकारक के लिए लिखें तो T1 T2
C1 C2, तो क्या होगा, ऊपर C1 है क्योंकि प्रारंभ में कम है ना, देखो तो क्या होगा C1 के साथ T1, तो C1 के साथ T1 समय, तो प्रारंभ में T1 समय पर सांद्रता ज़्यादा, T2 समय पर सांद्रता, तो इनके मध्य एक ग्राफ हो गया। अब हेडिंग है नेक्स्ट, औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग, अभी औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल, औसत का मतलब निश्चित समय अंतराल, जैसे कि टाइम दिया हो T1 से T2, समय अंतराल T1 से T2, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, क्रियाकारक व सांद्रता, क्रियाकारक व सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में, किसमें, T1 से T2 समय या फिर किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता की परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, औसत अभिक्रिया वेग कहलाती है। जैसे T1 से T2 समय में, T1 तथा T2 समय अंतराल में क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता क्रमशः C1 व C2 हो, तो औसत अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल C अपॉन डेल P, T1 से T2, C1 से C2। पता है कि माइनस किसके लिए होगा, क्रियाकारक, क्योंकि सांद्रता कम हो रही है, प्लस उत्पाद, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट तात्क्षणिक वेग। औसत में तो समय अंतराल लेते हैं, तात्क्षणिक में किसी एक समय फिक्स टाइम की लिमिट लगा दी है 0, टाइम लिमिट डेल टी समय अंतराल की लिमिट है 0, समय अंतराल नहीं है, मतलब एक फिक्स समय पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय पर ज्ञात किया गया वेग, किसी निश्चित समय पर ज्ञात किया गया वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग का तात्क्षणिक मान निकालने के लिए समय अंतराल अर्थात डेल्टा टी का मान शून्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, शून्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग का, बस लिमिट लगानी है डेल टी 0 की तरफ, फॉर्मूला वही डेल सी अपॉन ये हो गया तात्क्षणिक अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद एक अभिक्रिया को उदाहरण लेके चलते हैं। देखो जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, तो हमें इसके लिए अभिक्रिया की गति का फॉर्मूला निकालें तो ए व बी, इन दोनों की सांद्रता में कमी है, तो ए व बी की सांद्रता में कमी किसके साथ है, बढ़ते समय, एक तो ये हो जाएगा। अब ये बराबर किसके हो सकता है, सी व डी की सांद्रता में वृद्धि, डी सी व डी बटे समय, ठीक है, लेकिन इसमें कमी हो रही है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लगाएंगे, या माइनस क्यों लगाया है, कमी की वजह से, तो क्या होगा डी सी ए अपॉन डी टी बराबर किसके होगा, माइनस डी सी, अब बी लेते हैं, माइनस क्यों लगाया है समझ में आ रहा होगा कि कमी हो रही है, बराबर ये बराबर किसके होगा डी सी सी अपॉन डी टी बराबर डी सी डी अपॉन, इनमें प्लस प्लस है मतलब कोई चिन्ह नहीं है तो ये क्या है प्लस, तो इसमें क्या है सी व डी की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे देखो, कोई सामान्य अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया वेग निकाला है उसमें भी हमने, जैसे N1A प्लस N2B, मतलब साथ में इसकी मोल भी दिया हो, तो क्या कैसे लिखते हैं M1C प्लस M2, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की कमी हो रही है तो माइनस 1 अपॉन N1 डी सी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस 1 अपॉन N2 डी सी बी अपॉन डी टी बराबर, अब माइनस नहीं लगाएंगे, 1 अपॉन M1 डी सी सी अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन M2 डी सी डी अपॉन सी हो गया।
अब यहाँ सी 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 ये किसको बता रहा है? सांद्रता को। तो हम पहले शायद 11th क्लास में पढ़ा है, द्रव्यानुपाती क्रिया और नियम वगैरह साम्यावस्था वाला चैप्टर पढ़ा था। तो उसमें क्या था, सांद्रताओं को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो उससे पता लगता है ये भी सक्रिय सांद्रता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 dC/dt ये लिख सकते हैं ना, N2 D A ये B की सांद्रता, ये C की सांद्रता बराबर, और ये किसकी सांद्रता हो गई? D। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अब हम लिख रहे हैं कोई अभिक्रिया, जैसे N2 + 3H2 से बना 2NH3। इसके लिए अभिक्रिया वेग क्या होगा? देखो N2 + 3H2, अगर यहाँ 3 लगाए तो उसको तो 1 में लिखते हैं, इधर कुछ भी नहीं है तो देखो क्या लिखेंगे, -D N2 मतलब इसकी सांद्रता क्या हो रही है? कमी, बराबर माइनस, अब क्या लिखें? 1/3 D H2 की सांद्रता में समय के साथ कमी। ठीक है। इसके बाद आगे अब क्या लिखें? 1/2 DNH3, मतलब इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि किसी दिए हुए ताप पर अभिक्रिया, एक अभिक्रिया है 2A + B संपन्न हो रही है। अब इसमें A और B विलुप्त हो रहे हैं, किसमें? C में बदल रहे हैं। तो B के विलुप्त, B भी खत्म हो रहा है, तो B के विलुप्त होने की दर है मोल पर सेकेंड। तो हमें B के विलुप्त होने की दर दी है, तो A के विलुप्त होने, ये विलुप्त हो रहा है तो इसके विलुप्त होने की दर और C के बनने की दर बतानी है हमें, इसकी दी हुई है। तो देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी बेसिस पर? A के विलुप्त होने की दर बराबर B के विलुप्त होने की दर बराबर C के बनने की दर, लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब इस बेसिस पे अब देखो क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, DA लिख सकते हैं, अपॉन DT लिख सकते हैं, बराबर इसकी जगह -DB DC ये लिख सकते हैं, है ना? अब देखो यहाँ D किसकी वैल्यू है? B के विलुप्त होने की, मतलब इसकी वैल्यू दी है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पहले देखो -DB/dt की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 1 × 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड। ठीक है। आप पहले इन दोनों का रिलेशन लेके चलें तो क्या होगा, ये इसके बराबर, पहले हम इन दोनों का रिलेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो ये इसके बराबर है, तो देखो हमने क्या कह रहे हैं, इन दोनों का यहाँ पे चलते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों को लेते हैं, (1/2 DA/dt बराबर -DB/dt। तो इससे DA/dt निकालना हो तो 2 माइनस है, सेम है दोनों तरफ, तो माइनस निकालने की जरूरत नहीं, तो 2 DB/dt क्या गया? मतलब इसका दुगना कर दिया जाए, 2 का गुणा ही तो है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम वही करेंगे, 2 तो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁴ ये हो गए A के विलुप्त होने की दर। अब हमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है कि C के बनने की दर। अब इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। हमने ये रिलेशन लिया, तो इसके आधार पर ये इसके बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं DC/dt बराबर, ये उधर मल्टीप्लाई 3, लेकिन एक चीज़ और देखनी है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3 × 1 × 10⁻⁴, तो क्या आ जाएगा, 3 ×
10⁻⁻, आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित करते हैं? पहला है सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ये प्रभावित करता है। कैसे? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। बताया था अभिक्रिया आर, अगर आर को लिखें तो किसके समानुपाती होगा? अभिकारक की सांद्रता की। मतलब कैसे? जैसे जैसे अभिकारक या क्रियाकारक कम होते जाएंगे अभिक्रिया वेग स्लो होता जाएगा। तो अभिकारक कम तो अभिक्रिया वेग कम, ज़्यादा तो डिपेंड कैसे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे करता है? जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, हमने टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ाया तो अणुओं के मध्य किसकी? गतिज ऊर्जा की वैल्यू बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा की वैल्यू बढ़ेगी तो टक्कर बढ़ेंगी, टक्कर बढ़ेंगी तो अभिक्रिया। जैसे जैसे टक्कर बढ़ेंगे मतलब अणु एक साथ संघर्ष कर रहे, टक्कर कर रहे हैं। तो टक्कर करने से मतलब याद रखना है कि दोनों अणु आपस में जुड़ रहे हैं, तो अभिक्रिया वेग उतना ही ज़्यादा, अभिक्रिया वेग आगे मतलब क्रियाकारक से उत्पाद बनने की प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग, टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया वेग, आर लिखूंगी मैं, अभिक्रिया वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिसे हम ताप गुणांक के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसे हम किसके द्वारा बता सकते हैं? ताप गुणांक। ये भी आप पढ़ चुके हो। ताप गुणांक क्या होता है? ये कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस का तापांतर करने पर, कितने का? 10 डिग्री सेल्सियस का तापांतर करने पर वेग नियतांकों का जो अनुपात आता है, वेग नियतांकों का या वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होता है वही होता है ताप गुणांक। कितने का? 10 डिग्री सेल्सियस का ताप में अंतर करेंगे तो वेग स्थिरांकों का जो अनुपात आएगा वो होगा ताप गुणांक। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है उसके लिए T डिग्री सेल्सियस तथा अब ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक देखें तो वेग स्थिरांक होंगे वो KT व KT प्लस 10 होंगे। तो ताप गुणांक की वैल्यू क्या हो जाएगी? ताप गुणांक बराबर हो जाएगा KT प्लस 10। बात समझे? कोई अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ाने पर 10 डिग्री सेल्सियस से पहले का स्थिरांक KT और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद का स्थिरांक, जो अनुपात होता है दोनों का, वो होता है ताप गुणांक। ठीक है। और एक और बात, अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप को बढ़ा देते हैं ना तो अभिक्रिया 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी कैसी हो जाती है? 2 टाइम्स हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड, प्रेशर। दाब के बारे में पढ़े। दाब का प्रभाव ओनली गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? केवल गैसीय अभिक्रियाओं में पड़ेगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा हो। इसमें गैसीय अभिक्रिया भी, और अभिक्रिया गैसीय होनी चाहिए और गैसीय होने के साथ साथ अभिकारक इसमें बदल रहे हो, उत्पाद बदल रहे हो। जैसे एग्जांपल है N2 प्लस N2 गैस, 3H2, ये भी गैस है तो अमोनिया गैस बनती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो गैसीय, जी लग रहा है गैसीय हो, उनके लिए दाब, उन पर दाब का प्रभाव पड़ता है। और ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए दाब बढ़ाने पर, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? ये अभिक्रिया आगे की तरफ गति करेगी, मतलब दाब बढ़ेगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, अमोनिया गैस का निर्माण अधिक होगा, अमोनिया का निर्माण अधिक होगा, मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है।